बचपन में हमारे गांव में एक बहुत ही डरावनी घटना हुई थी। एक ही रात में गांव के 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस साल मैं और मेरी चचेरी बहन चंदा गांव के बाहर पुराने पेड़ के नीचे कंचे खेल रहे थे। चंदा ने कहा, रवि भैया देखो, रामू बाबा के घर का दरवाजा अभी तक बंद है। मैं उसकी बताई दिशा में देखने लगा। रामू बाबा गाँव के अकेले बुजुर्ग थे और आमतौर पर इस समय तक वो दरवाजे पर बैठकर बीड़ी पीते रहते थे, लेकिन उस दिन दरवाजा बंद था। मैंने सोचा शायद वो अभी सो रहे होंगे और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सूरज ढलने लगा तब भी उनका दरवाजा नहीं खुला। रास्ते से गुजर रही एक औरत को शक हुआ और उसने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर रामू बाबा जमीन पर पड़े थे और उनका शरीर सख्त हो चुका था। सभी लोग उनके पास इकट्ठा होकर बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ, अब उन्हें तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि वो काफी समय से बीमार थे और पूरी रात खांसते रहते थे। उस समय गाँव में दाह संस्कार की जगह दफनाने की परंपरा थी और उसमें भी 3 दिन का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा पुरखों का नियम माना जाता था। इसके बाद गाँव वाले उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। कोई मुखिया को बुलाने गया, कोई उनके रिश्तेदारों को खबर देने गया और बाकी लोग आंगन में खड़े होकर आगे क्या करना है इस पर चर्चा करने लगे। आगे क्या करना है इसी की बातें हो रही थीं। तभी उस भागदौड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक काली बिल्ली चुपके से घर के अंदर घुस गई। चंदा ने उसे देखा था। उसने बाद में मुझे बताया कि वो काली बिल्ली उस लकड़ी के तख्त पर चढ़ गई जहाँ रामू बाबा का शव रखा था और उसने उनके नाक के पास जाकर उसे चाट लिया। फिर वो बिल्ली उनके शरीर के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चली गई। चंदा डरकर एक औरत का आंचल पकड़कर बोली कि वहाँ बिल्ली ने रामू बाबा को चाटा है, लेकिन वो औरत बहुत व्यस्त थी और उसने झुंझलाकर उसे डांट दिया और कहा कि बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए, जाकर बाहर खेलो। बाकी बड़े लोगों ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और रामू बाबा के चेहरे पर सफेद कपड़ा ढक दिया गया। चंदा को वहाँ से भगा दिया गया और कहा गया कि बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए, वरना डरावने सपने आते हैं। उस रात गाँव में लोग रामू बाबा के शव के पास पहरा दे रहे थे। मैं और चंदा चुपके से खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगे। वहाँ पीली सी मंद रोशनी में सफेद कपड़े से ढका हुआ शरीर बिल्कुल स्थिर पड़ा था। 3 दिन बाद रामू बाबा को दफनाया गया। दफनाने के दिन 4 लोग मिलकर उनकी अर्थी उठा रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत भारी लग रहा था, जैसे कोई पत्थर उठा रहे हो। एक ने कहा कि आज ये इतना भारी क्यों लग रहा है, तो दूसरे ने उसे चुप करा दिया कि ऐसी बातें मत करो, लेकिन वो अजीब भारीपन सबको महसूस हो रहा था। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया और अगले कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान नहीं चलता रहा। 7 दिन बाद जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे घर लौट रहा था। रास्ते में पहाड़ी के पास पहुँचे ही थे कि चंदा ने अचानक रामू बाबा की कब्र की तरफ इशारा करके कहा, देखो क्या वो कब्र फट गई है। हम सब रुक गए और ध्यान से देखने लगे। दूरी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नई बनी कब्र के ऊपर का हिस्सा थोड़ा धंस गया है और वहाँ एक काला सा गड्ढा बन गया है, जैसे किसी ने अंदर से उसे खोद दिया हो। मैंने कहा शायद किसी जंगली कुत्ते ने खोदा होगा, तो एक दोस्त बोला, कुत्ता कब्र क्यों खोदेगा, चलो जल्दी घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। हम सब जल्दी जल्दी वहाँ से नीचे उतर गए और फिर उस गड्ढे के बारे में किसी ने बात नहीं की। घर पहुँचकर मैंने ये बात अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को भ्रम हो गया होगा, कब्र ऐसे थोड़ी फटती है, जरूर तुम लोग वहाँ खेलने गए होगे। कितनी बार कहा है कि उस जगह मत जाया करो, वो ठीक नहीं है। उस रात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई। सपने में बार बार वही कब्र और उसका काला गड्ढा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उस गड्ढे के अंदर से कोई आंखें मुझे घूर रही हों, हरी हरी चमकती हुई, बिल्कुल बिल्ली की आंखों जैसी। आधी रात को अचानक एक जोरदार डरावनी चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। पिताजी तुरंत उठकर बैठ गए और माँ भी घबरा कर जाग गई। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो पिताजी बोले, पता नहीं, मैं जाकर मुखिया जी को देखता हूँ, तुम घर पर रहो और बच्चों का ध्यान रखना, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए उसे मत खोलना। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। चंदा के माता पिता बाहर काम करते थे, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए हमारे ही घर पर रह रही थी। माँ हमें लेकर अनाज वाले छोटे से गोदाम में छुप गई, जहाँ हम तीनों मुश्किल से समा पाए। मैंने धीरे से पूछा, माँ क्या हुआ, तो उन्होंने तुरंत कहा, चुप रहो। बाहर से फिर से दर्द भरी चीखें सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा पास, जैसे पड़ोस के ही घर से आ रही हूँ। चंदा डर के मारे कांप रही थी। सच कहूँ तो मैं भी बहुत डर गया था और दांत तक किटकिटा रहे थे। काफी देर बाद बाहर अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई, रवि, चंदा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। ये पिताजी की आवाज थी। माँ ने तुरंत पूछा कि तुम्हारे पिताजी जाते समय क्या कहकर गए थे। मैंने कहा कि उन्होंने कहा था वापस आकर हमें नाम से बुलाएंगे। माँ धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और दरवाजे के उस पार से पूछा, बच्चों के पिताजी बताओ, रवि को बचपन में क्या सबसे ज्यादा पसंद था। बाहर से आवाज आई, भुना हुआ शकरकंद। ये लड़का जब 5 साल का था तो चुपके से शकरकंद भून रहा था और पीछे के आंगन में आग लगा दी थी, तब मैंने इसे बहुत डांटा था। ये सुनकर माँ ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। पिताजी जल्दी से अंदर आए और उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने कहा, जल्दी दरवाजा बंद करो और आम के पेड़ की टहनियाँ लेकर आओ, जितनी मिले उतनी, और उन्हें दरवाजे पर लगा दो। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या है, तो पिताजी घबराए हुए बोले कि ये रामू बाबा है। वो फिर खुद को रोकते हुए बोले कि आज रात चाहे कुछ भी सुनाई दे, कोई भी आवाज हो, तुम लोग कुछ मत बोलना, तभी वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। मैं पूछना चाहता था कि रामू बाबा को क्या हुआ, लेकिन पिताजी ने मुझे घूर कर देखा तो मैं चुप हो गया। अगले दिन सुबह होते ही गांव में तेज आवाज में ढोल बजने लगा और सभी
सभी लोगों को चौपाल पर बुलाया गया। मुखिया जी का चेहरा बहुत सख्त और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि गांव के पश्चिम वाले हिस्से में 2 घरों के 6 लोग मारे गए हैं और उनकी हालत बहुत ही डरावनी थी। उनके गले फाड़ दिए गए थे और शरीर पर गहरे गहरे नाखूनों के निशान थे। उन दोनों घरों के दरवाजे भी जोर से तोड़कर खोले गए थे। इतना जोर कौन लगा सकता है? तभी किसी ने कहा कि ये रामू बाबा है। कल रात मैंने और मुखिया जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग घबरा गए। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था और कह रहा था कि ये जरूर किसी जंगली जानवर का काम है। तो कोई डर के मारे रोने लगा। तभी मुखिया जी ने सबको चुप कराया और कहा कि अभी बहस करने का समय नहीं है। रवि की माँ एक जानकार आदमी को बुलाने गई हैं और वो दोपहर तक आ जाएगा। तब तक सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें और दिन में भी अकेले बाहर ना निकले। दोपहर के समय माँ एक आदमी को साथ लेकर घर लौटी। उस आदमी का नाम महेश था और वो आसपास के गाँव में एक जानकार तांत्रिक के रूप में मशहूर था। लोग कहते थे कि वो आत्माओं और परछाइयों की दुनिया को समझता है। महेश जी ने आते ही कुछ नहीं कहा। पहले पूरे गांव का चक्कर लगाया और आखिर में रामू बाबा की कब्र के पास जाकर रुक गए। अब कब्र का काला गड्ढा पहले से और बड़ा हो चुका था और उसके आसपास की मिट्टी ऐसी लग रही थी जैसे जल गई हो। महेश जी नीचे झुके, थोड़ी मिट्टी उठाई और उसे सूंघ कर बोले कि पहले ये पता लगाना होगा कि किस तरह की बुरी शक्ति यहाँ आई है, तभी इसका सही इलाज किया जा सकता है। ये सुनकर सभी बड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सब लोग कहने लगे कि उन्हें कुछ नहीं पता। तभी मेरे पीछे छुपी हुई चंदा धीरे धीरे डरते हुए बोली कि मैंने एक काली बिल्ली को देखा था। उसने रामू बाबा की नाक को चाटा था और फिर उनके शरीर के ऊपर से कूद गई थी। महेश जी ने उससे पूछा कि तुमने ठीक से देखा था, बिल्ली कैसी थी? चंदा ने कहा कि वो पूरी काली थी, उसका शरीर बिल्कुल काला था, उसने बस एक बार चाटा और फिर भाग गई। ये सुनकर महेश जी गंभीर हो गए और बोले कि काली बिल्ली का शव के ऊपर से गुजरना बहुत अशुभ होता है। 7 दिन बाद बड़ा अनर्थ हो सकता है। उन्होंने तुरंत कहा कि 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, तेल, पत्थर और आम की लकड़ी का रस। फिर उन्होंने सबको निर्देश दिया कि आज रात हर घर में दिया जलाकर रखना है और कोई भी सोएगा नहीं। वो हर घर को एक पटाखा देंगे और जिस घर में वो चीज आए वहाँ तुरंत पटाखा जलाकर इशारा करना होगा। फिर उन्होंने मेरे पिताजी की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारा घर गांव के बीच में है, इसलिए आज रात मैं यहीं रुकूंगा। साथ ही कुछ मजबूत युवकों को भी चुना गया जिन्हें आम की लकड़ी के डंडे दिए गए ताकि जरूरत पड़ने पर वे हमला कर सके। रात होते ही महेश जी ने हमारे घर के बीचों बीच एक पूजा का स्थान बना लिया। कुछ ताकतवर आदमी आम की लकड़ी के डंडे लेकर दोनों तरफ खड़े हो गए। मेज पर सारी जरूरी चीजें रख दी गयी। माँ ने मुझे और चंदा को अंदर वाले कमरे में बैठा दिया, लेकिन वो चंदा को तो रोक पाई, मुझे नहीं। मौका मिलते ही मैं चुपके से बाहर आया और दरवाजे के पीछे छुपकर अंदर झांकने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था और थोड़ा थोड़ा करके लोगों का तनाव भी कम होने लगा। तभी अचानक गांव के पूर्व की तरफ से पटाखे की तेज आवाज आई। सब लोग समझ गए कि वो आ गया है। पिताजी और बाकी आदमी तुरंत सामान उठाकर बाहर दौड़ पड़े। महेश जी ने अपने थैले से तांबे के सिक्कों से बनी तलवार निकाली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था कि मुझे खुद जाकर देखना है कि आखिर वो चीज कैसी है। जब तक माँ को पता चलता कि मैं कमरे में नहीं हूँ तब तक मैं चुपके से घर से निकल चुका था और दूर से उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। गाँव के पूर्व वाले हिस्से में राजू काका के घर के पास चांदनी में एक अजीब सा साया आंगन में खड़ा था। वो लगभग 2 मीटर लंबा था और उसके पूरे शरीर पर सफेद लंबे लंबे बाल थे। जैसे ही उसे हमारी आहट मिली वो हमारी तरफ मुड़ गया। महेश जी ने कहा, सब लोग फैल जाओ और योजना के अनुसार काम करो। 4 आदमी दोनों तरफ से उसे घेरते हुए आम की लकड़ी के डंडों से उसके सिर पर वार करने लगे। वो जोर से चीखा। तभी एक आदमी थोड़ा पीछे रह गया और उस सफेद बालों वाले ने उसे जोर से हाथ मारा, जिससे वो आदमी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बाकी लोग तुरंत उस पर टूट पड़े और कई लोग मिलकर अपने डंडों से उसे दबाने लगे। वो जोर जोर से छटपटाने लगा। इसी बीच महेश जी आगे बढ़े और उन्होंने अपनी तांबे की तलवार उसके सीने में घोंप दी। तलवार थोड़ी अंदर तो गई लेकिन पूरी तरह नहीं घुस पाई। वो भयानक आवाज में चिल्लाया और अचानक जोर से झटका दिया, जिससे सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। वो उस आदमी को निशाना बनाकर उसकी तरफ बढ़ा जो उसके सबसे पास था और वो मेरे पिताजी ही थे। मुझे नहीं पता उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं अपने छुपने की जगह से बाहर भाग पड़ा। पिताजी चिल्लाए कि रवि वापस जाओ, लेकिन अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी नजर सिर्फ उस पत्थर के गोले पर थी जो थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा था। मैं दौड़कर उसे उठा लाया। उस समय वो डरावनी चीज महेश जी के पकड़ में थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। महेश जी ने कहा, यही मौका है। मैंने पूरी ताकत से पत्थर का गोला उसकी तरफ फेंका और वो सीधे उसके मुंह में जाकर लगा। महेश जी की आंखें चमक उठी। वो तेजी से आगे बढ़े और तेल का पूरा डिब्बा उसके मुंह में डाल दिया और तुरंत आग लगा दी। आग की लपटें उसके मुंह और नाक से बाहर निकलने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। काफी देर तक वो जलता रहा और आखिर में जमीन पर गिर गया और एक जली हुई काली हड्डियों के ढेर में बदल गया। सुबह होने पर महेश जी ने लोगों को निर्देश दिया कि उसके बचे हुए अवशेष और रामू बाबा की कब्र को खोदकर सब कुछ जला दिया जाए। आग इतनी तेज थी कि पूरे दिन जलती रही। जिन 6 लोगों की मौत हुई थी उनके शवों को भी जला दिया गया। महेश जी ने कहा कि इस तरह की बुरी शक्ति के असर से अगर शरीर को जमीन में दबाया जाए तो आगे और मुसीबत हो सकती है। इसके बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। बाद में पिताजी ने मुझसे पूछा कि उस रात तुम बाहर भागकर क्यों गए थे? तो मैंने सोचा और कहा कि मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे बस ऐसा लगा कि अगर मैं वो पत्थर नहीं फेंकता तो शायद पिताजी की जान चली जाती। ये सुनकर पिताजी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कुछ नहीं बोले। जाते समय महेश जी ने खास तौर पर कहा कि काली बिल्ली के इस मामले के बारे में जितना कम लोग जाने उतना
कितना अच्छा है। ऐसी बातें कभी सच होती हैं, कभी नहीं, लेकिन इनके प्रति डर और सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।